ओजोन परत एवं हरितगृह प्रभाव। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। समताप में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु यानी O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती है। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन 3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलता है जब तक समताप में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती है। चलिए आगे देखते हैं। समताप में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा हो जाता है और वर्षा ऋतु में सबसे कम। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम से कम है ना। कहाँ? तो श्रीनगर में। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन इकाई 0 सेंटीग्रेड तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 है ना मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। यानी 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर। 100 डॉप्सन बराबर 1 मिलीमीटर। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना है ना। देखिए, ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम 6 बजे से घटने लगती है। घटना प्रारंभ हो जाता है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करती है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय, उज्ज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि के तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण में किया जाता है ना। निफ्रॉन जो है वो AC में भरा जाता है, एक प्रकार का गैस होता है। एवं कंप्यूटर उद्योग कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में भी निफ्रॉन का उपयोग फ्रियान का उपयोग किया जाता है। CFCS एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल के अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में ये शक्तिशाली है ना, इसका विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं, जो ओजोन को विखंडित करते हैं। इस प्रकार CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले एक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली परिवहनीय कारक है। अन्य ओजोन रिक्त कारक हैलांस व कार्बन टेट्राक्लोराइड। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC है ना, हैलांस एवं अन्य ओजोन रिक्त कारक रसायन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन में रोक लगा दी गई। हैलोन, ब्रोमीन युक्त हैलोन गैस का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैंकों में अग्निशामक के लिए किया था। किसका? तो ब्रोमीन युक्त हैलोन गैस का। हैलोन गैसों का जीवन काल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन मैत्री कारक पदार्थ कहलाते हैं, है ना। जैसे CFC, HCFC, HBFC, HFC, 13,4A इत्यादि। ओजोन आँख के रोग, खांसी, सीने का दर्द उत्पन्न करती है ना। इस प्रकार दूषित वायु मनुष्यों में एक्जिमा, मुहासे तथा एंथ्रेक्स आदि रोग उत्पन्न करती है।
वायु में अत्यधिक ओजोन दमा, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन सकती है। जीवनी स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र, फोटो केमिकल स्मॉग की प्रमुख घटकों में से एक है। धूप के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। धूप के मौसम में ओजोन का प्रदूषण जो होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है, मतलब उच्चतम होता है। सन 1980 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन परत की क्षय, जिसे समान रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है ना, इसके बारे में बताया। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर एवं अक्टूबर माह में होता है। ओजोन परत का अंटार्कटिका पर सितंबर अक्टूबर माह में ज़्यादा होता है। वायुमंडल में ध्रुवीय भाग में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है ना, अतः ओजोन के क्षरण का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। वियना सम्मेलन क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के तत्वावधान में 1985 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ओजोन क्षयकारी पदार्थ का उत्पादन कम करने का विचार विमर्श किया गया। वियना सम्मेलन एक प्रकार का ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने की थी। मॉन्ट्रियल समझौता क्या था, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल समझौता ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने का एक ओजोन क्षरण करने के उद्देश्य से 1987 में 27 औद्योगिकीकरण देशों, वर्तमान में 175 से अधिक देश मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से जाना जाता है ना। ओजोन की परत को बचाने के लिए यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो 16 सितंबर को हस्ताक्षरित हुआ था। अभी 175 देश इसमें शामिल हैं, पहले 27 औद्योगिक देश थे। मॉन्ट्रियल समझौता 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1900। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है ना, UNFCCC अस्तित्व में आया। UNFCCC के प्रयास से जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर में क्योटो प्रोटोकॉल का स्वीकार किया गया और यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। इसके अंतर्गत विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिसे पर्यावरण के लिए खतरा है। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से त्वचा कैंसर, मेलानोमा होने की खतरा रहता है। सूर्य से आने वाली जो विकिरण है परावैंगनिक किरण, उससे त्वचा कैंसर, मेलानोमा होने की खतरा होता है। अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनिक विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवंशिक परिवर्तन हो सकते हैं। सूर्य के परावैंगनिक किरणों को समानतः 3 वर्ग में बांटा गया, UVA, UVB और UVC में बांटा जा सकता है। UVA और UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और UVC भी अत्यंत घातक होते परंतु यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। UVA और UVB जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है और UVC पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों को अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी में तेजी से गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म हो जाने की यह प्रक्रिया हरित गृह प्रभाव कहलाता है। वैज्ञानिक परिवेश में हरित गृह प्रभाव को निम्न में रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो क्या क्या है? वायुमंडल में
जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह में आगामी तापन को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की सतह के तापमान में हो रही वृद्धि सबसे प्रमुख कारण हरितगृह प्रभाव का कारण है। हरितगृह ऊष्मारोधी दीवारों वाले ऐसे कमरे होते हैं जिनके छतें कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती है। सूर्य का प्रकाश कांच के दीवार का पार करता हुआ इस कमरे में प्रवेश कर जाता है। इस कांच के कमरे में ऊष्मा बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाती है, क्योंकि बाहर निकलने वाली अवरक्त किरणें कांच की दीवार को पार नहीं कर पाता। इस उपागम से कमरे के ताप में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश कमरे में रुक जाने से शीत के मौसम में बाहरी वातावरण की अपेक्षा कमरे में इतना अधिक तापमान हो जाता है कि कमरे के अंदर ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाली सब्जियां उगाई जा सकती है। हमारी पृथ्वी भी हरितगृह की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि इसके चारों ओर CO2 एवं जलवाष्प का आवरण है, जो सूर्य की अवरक्त किरणों को तो पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त किरणों को वापस पृथ्वी तक प्रवाहित कर देती है, जिससे धरातलीय सतह निरंतर गर्म होती रहती है। हरितगृह की विशेषता वाली गैसें पृथ्वी के कंबल का कार्य करती है। हरितगृह प्रभाव वाली गैस कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। टाइप मिथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। गौण हरितगृह गैसों के अंतर्गत हैलोजनित गैसों अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हैलोन को सम्मिलित किया जा सकता है। इन गैसों को वायुमंडल में विमोचन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, अग्निशामक उपकरणों, प्रसाधन सामग्रियों, प्लास्टिक, फोम आदि के उपयोग के दौरान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैस मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड दीर्घ तरंगी विकिरण को ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषित करती है। इसलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये 4 गैस मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में वायुमंडलीय तापमान में लगभग सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इस तापमान वृद्धि से होने वाले कुछ परिवर्तन निम्न है ना। तो और बढ़ जाएगा 2 डिग्री, तो क्या होगा? गर्मी के कारण हिमानियाँ और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल के ऊंचे हो जाएंगे। पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 84 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। मलेरिया जैसी कैटन बीमारियां बढ़ जाएगी। वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएगी, जिसके कुछ का भाग कुछ अधिक जल शक्ति और अधिक शुष्क हो जाएंगे। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। जनसंख्या और परितंत्र में भी परिवर्तन हो जाएंगे।